वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप करती जाती है साथ साथ। अच्छा मीर साहब ये बताएं आप कि पीपल्स पार्टी इस वक्त की क्या सिचुएशन है। कल हमारे प्रोग्राम में साहिबजादा हामिद रजा साहब थे, वो ये कह के गए हैं कि अब परेशान होने का वक्त वफाक का आ गया है और वफाक में भी कुर्सियां तब्दील हो सकती हैं, कोई और फ्रंट पे आके बैठ सकता है, तो नून लीग के लिए खासा परेशानी का वक्त है। और साथ ही खबर ये भी उड़ी हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पे कैबिनेट में शायद शामिल होने की हवाले से बाज़गश्त भी चल रही है, बातचीत हो रही है, सोच विचार हो रहा है। आपकी इस हवाले से क्या इतलात हैं? पीपल्स पार्टी अभी कहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी जो है ना वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेके बैठी हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है और दो सूबों की उनके पास गवर्नरशिप है, तो इन ओहदों पे वो बैठे हुए हैं। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो कैबिनेट में भी शामिल हो जाए। उसके लिए उन्होंने उनको 5-6 बड़ी अहम वजारतें भी ऑफ़र की हैं। इस पर पीपल्स पार्टी के अंदर इब्तदा में ये राय थी कि हमें इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने जब सलाह मशवरा किया, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान से बातचीत की, तो उनका ये ख्याल था, ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी पंजाब के जो रहनुमा हैं, कि जी हमारी तो लड़ाई चल रही है मुस्लिम लीग नून के साथ सूबा पंजाब में, उन्होंने जो वादे किए थे वही पूरे नहीं किए, तो प्लीज़ आप इनका फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा ना बने। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी 2 दिन पहले भी ये कन्वे किया है कि हम फ़िलहाल फेडरल गवर्नमेंट में शामिल नहीं होना चाहते। इसकी एक देखें सीधी सी वजह भी है। इसकी एक वजह ये है कि ठीक है, वो वजह यह है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों पे एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे कि मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उसकी सीटों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत इतनी अनपॉपुलर है कि पीपल्स पार्टी जो कि इनकी इत्तेहादी है, वो उस पार्टी के वोटों से ये हुकूमत खड़ी है। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की काबीना में शामिल होने से गुरेज कर रही है और मुसलसल गुरेज किए जा रही है। और अभी मुझे लगता है कि फ़िलहाल आने वाले काफ़ी अरसे तक पीपल्स पार्टी गुरेज की पॉलिसी ही इख्तियार करेगी। गुरेज ही करेगी, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हमने बात की, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक और नया आइडिया इंजेक्ट हो गया है, आप इसको कहें कि सामने आया है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वो है अब्राहम अकॉर्ड के नाम से। अब्राहम अकॉर्ड वो मुआहिदे जिनके हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया। मीर साहब ये बताइए कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो है, इसको तस्लीम करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब के जो अचानक तवातर के साथ बयानात सामने आ रहे हैं, इस पर ज़रा अगर हम बात कर लें, क्या वाकई पाकिस्तान को इस हवाले से प्रेशर आ रहा है? पाकिस्तान से ये तकाजा किया जा रहा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड को मान लें, इन्हें पर गौर करें, और मतलब कहाँ से प्रेशर आ रहा है, कौन क्या इसका सिलसिला चल रहा है, ये इसके हवाले से आपकी क्या खबरें? देखिए, ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ना, ये उस वक्त ये बात शुरू हुई थी जब ट्रंप साहब का पहला दौरे सदारत था, जब पहली दफ़ा वो अमेरिका के सदर थे। तो उस ज़माने में ये बातचीत शुरू हुई थी। बज़ाहिर इसका मकसद तो ये है ना कि जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को बतौर एक ममलकत के तस्लीम कर लें, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लें। असल मकसद तो ये है जी। तो ये ट्रंप साहब के पहले दौर में ये प्रेशर उस वक्त भी पाकिस्तान पे आया था, मैं उसका आई विटनेस हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी कहा गया था कि भाई आप लोग जो हैं वो क्यों आप इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुखालफत करते हैं, क्या मसला है भाई आपका इसराइल के साथ। और उसके बाद फिर कंपेन भी शुरू हुई थी। आप याद करें ना कि बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया था बाकायदा कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के क्या क्या फ़वायद होंगे। और एक मीटिंग मुझे याद है जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हुई, और उस मीटिंग में कोई 10-15 जो टीवी एंकर्स हैं उनको बाकायदा घेर कर वहाँ ले जाया गया। मैं भी था, याद है। और मीर साहब आपका एक स्टांस भी था, बिल्कुल आपका एक स्टांस भी था, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी जो आपने उस वक्त ली थी। और आपने ये भी बताया था, अपने प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया था, कॉलम्स में भी लिखा था कि उस वक्त की हुकूमत जो खान एडमिनिस्ट्रेशन थी उस पर भी प्रेशर आया था और खान साहब ने इनकार किया था। ये भी खबर आपकी थी जी। वहाँ पे देखें ये हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ टीवी एंकर जो हैं उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया है
और उनकी असाइनमेंट ये थी कि उन्होंने इमरान खान को कन्विंस करना था कि जी आप इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात का अभी बैठे बैठे यहीं पे फैसला कर लें, ना पार्लियामेंट के पास जाएं, ना किसी और से पूछें, बस ये टीवी एंकर्स है ना जो 10-15, बस ये इन्हीं के साथ फैसला कर लें आप, ये इतना बड़ा। तो वह अब खान साहब जो हैं, मेरा पहले तासुर ये था कि शायद ये इमरान खान साहब जो हैं ये ट्रैप में आ चुके हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे बैठे देखा तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा थी वो सिर्फ उन सहाफ़ियों को, उन एंकर्स को चांस दे रही थी जो कि असाइनमेंट को सही तरीके से निभा रहे थे। ठीक है, प्रो इसराइल थे उस वो वक्त। बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ, खान साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, ये नहीं बोल रहा। तो फिर मैंने जब देखा कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उन्होंने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है। तो मैंने उनसे सीधी सी बात, मैंने कहा आप बड़े लीडर हैं या ये जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है ये बड़ा लीडर है? उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब मेरा लीडर है, ये मुझसे बड़ा है। तो मैंने कहा फिर खान साहब क्या कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी है? तो खान साहब ने इस तरह हाथ पे हाथ मारा, उन्होंने कहा बस डन हो गया, जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी है इसराइल के बारे में वही पॉलिसी चलेगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग फ़ौरन चंद मिनट के अंदर अंदर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। और जब मैं वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से बाहर निकला, गाड़ी में मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था, मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए बड़े ताकतवर लोगों के। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, ये आपने प्राइम मिनिस्टर को ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि कायद-ए-आज़म की पॉलिसी चलेगी, कोई टिकर नहीं चलेगा, कोई खबर नहीं चलेगी, बस बता दिया आपको। अच्छा, अब आप बताएं कि मोहम्मद मीर साहब जो है उनका कसूर ये था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बताया कि बानी पाकिस्तान की इजराइल के बारे में क्या पॉलिसी है। तो अब वो 2019 था, 2020 था, वो बात अब ख़त्म हो गई है। अब 2025 में आपने मुझे सवाल किया है अब्राहम एकॉर्ड के बारे में। बिल्कुल, अब मैं यही पूछना चाह रही हूँ इस सारी कहानी को सुनने के बाद और ये जो वाकया आपने सुनाया हमारे नाजरीन के लिए, इसके बाद अब मीर साहब से मेरा ये सवाल है कि अब हाथ पे हाथ मार के कौन कहेगा कि भाई डन हो गया और जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी है वही पाकिस्तान की पॉलिसी होगी 2025 में भी, या आपके तज्जिए और आपकी जो दूरंदेशी आपको बता रही है वो ये है कि 2025 में शायद वो पॉलिसी तब्दील होने लग रही है या होने जा रही है? ये अब सवाल बनता है। मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं वो इतनी आसानी से अब्राहम एकॉर्ड जो है उसमें शामिल नहीं हो सकते। और जितना मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान के अवाम बहुत से मामलात पे जो है वो घरों में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, अच्छा गैस भी महंगी हो गई है, ओहो हो हर चीज़ ही महंगी हो गई है तो कोई बात नहीं, बाहर निकलने का क्या फ़ायदा। लेकिन ये कुछ 2-3 मामलात ऐसे हैं, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन है, ये आपकी केमिस्ट्री में शामिल हैं। देखें ये जो अब्राहम एकॉर्ड है ना, इसके हवाले से एक मैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को वाज़े तौर पे नसीहत की हुई है। जब वो एक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मस्जिद अक्सा में गए और फिर वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अरब ममालिक के बादशाह हैं ना, फ़लस्तीन के मसले पे कभी भी इनकी विजडम पर और इनकी पॉलिसी पर एतमाद ना करना।